नमस्कार। श्याम एकेडमी की ओर से मैं पूर्वी व्यास आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 हिंदी में आज हम भाषा स्वच्छता में संज्ञा का प्रयोग उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं और आगे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस रूप में हम आज संज्ञा समझेंगे। तो सबसे पहले हम संज्ञा की जो पूर्व भूमिका है वो देखते हैं। कक्षा 6 और 7 में हमने संज्ञा की समझ प्राप्त की थी, संज्ञा की व्याख्या, उसके प्रकार देखे थे। आइए हम इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं कि पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति विशेष का नाम सूचित किया गया हो, प्राणी, पदार्थ या स्थान का नाम सूचित हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और उसके जो उदाहरण है, जिस तरह से कि महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, अहमदाबाद जो जगह का नाम है, साबरमती वो नदी का नाम है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या हम समझ लें तो हमने पहले समझी है कि यह संज्ञा प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति को सूचित करता है। उसके उदाहरण देखते हैं तो लड़का, आदमी, स्त्री, गाय, कुत्ता, शहर, पहाड़, नदी की पूरी जाति, पुस्तक की पूरी जाति। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा यानी कि जो मन के भाव हैं, अवस्था है, गुण है या दशा का नाम सूचित करती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर हमने देखा था कि प्रसन्नता है वो भाव है, बचपन अवस्था है, चतुराई गुण है, अमीरी एक दशा बताते हैं, एवं हंसी खुशी, बीमारी, गरीबी, सुख दुख, जवानी, बुढ़ापा आदि सब हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार हम ये सब सीख गए हैं। फिर उस पर एक नज़र डाल देते हैं कि समूहवाचक किसे कहते हैं। तो नाम पर से ही किसी समूह का बोध होता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि किसी सभा हो, भीड़ हो, गोष्ठी हो, दल हो या मनुष्य का कोई समूह हो, कोई प्राणियों का समूह हो, झुंड हो, तो रेवड़ यानी पशुओं का समूह हो, गुच्छा, गट्ठर, बंडल आदि सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं कि पांचवा जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी खाने पीने की चीज़ है, धातु है, सोना है, चांदी है, ऐसी वस्तुएं हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। उसके उदाहरण हम देखते हैं तो अनाज, दाल, फल, घी आदि खाने की वस्तुएं हैं, पानी, दूध, शरबत, लस्सी पीने की वस्तुएं हैं, सोना, चांदी, तांबा आदि धातुएं, और ऊन है वो ऊन, कपास, रेशम और मिट्टी के तेल आदि द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज का हमारा महत्वपूर्ण जो संज्ञा का प्रकार है वो भाववाचक संज्ञा है। कि भाववाचक संज्ञा, पहले हम उसकी पूर्व भूमिका यानी व्याख्या समझते हैं कि यह संज्ञा मन के भाव, अवस्था, गुण या दशा का नाम सूचित करती है। तो मन के भावों को हम अनुभव करते हैं, उसे देखा या छुआ नहीं जाता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वो अनुभव करने की वस्तु है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि कोई है, उसके उदाहरण में हम सुगंध, हवा, बदबू, आत्मा, तो सुगंध है उसे सूंघ कर महसूस किया जाता है, हवा को हम देखते नहीं पर उसका अनुभव होता है। इसी प्रकार भाववाचक की जो संज्ञा है उसके वो उदाहरण हैं। आइए हम अब पाठ्यपुस्तक में भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से भेद पड़ता है और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा यानी कि जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनानी है वो देखते हैं। पाठ्यपुस्तक में यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं वो हमने अभी प्रकार सभी देखे, उसके आधार पर है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो सोना कीमती धातु है, तो सोना है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा नदी का नाम है, इसलिए गंगा है वो संज्ञा है इस वाक्य में। उमंग दौड़ रहा है, इसमें लड़के का नाम उमंग है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दल जा रहा है, तो दल है वो समूहवाचक बताता है शब्द, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे का जो है कि राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो राजेश है वो व्यक्ति का नाम है और जंगल है वो एक जगह का, जंगल की पूरी जाति बताते हैं।
इस प्रकार से ये सारे उदाहरण हमने आगे जो प्रकार देखे उसी प्रकार से है। आइए अब हम यहाँ पर और उदाहरण दिए हैं उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। कि पहला जो उदाहरण है कि जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। अब यहाँ पर जो साड़ी के नीचे अंडरलाइन की गई है और सामने वही वाक्य बहुवचन में है, जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। तो साड़ी एक वचन, साड़ियाँ बहुवचन। दूसरा जो उदाहरण है, बगीचे में एक लड़का है। एक लड़का है एक वचन, उसके सामने हम बहुवचन में इस वाक्य को किस प्रकार से लिखेंगे, बगीचे में कई लड़के हैं। तो लड़का यानी एक वचन, लड़के बहुवचन। इसी प्रकार यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं वो एक वचन में है, उसे हमें बहुवचन में बदलने हैं। तो पहला है मुझे लुटेरे का डर था, उसका हम बहुवचन में वाक्य प्रयोग करेंगे तो हमें लुटेरों का डर था। दूसरा वाक्य है पक्षी ने उड़ान भरी, तो पक्षियों ने उड़ान भरी। तीसरा वाक्य जो है उसने मुझे मिठाई दी, तो उसकी जगह हम लेंगे उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। इस प्रकार से ये वाक्य है वो एक वचन में है, उन्हें हम बहुवचन में बदलते हैं। तो क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा के रूप में, जातिवाचक संज्ञा के रूप में, तो जो एक वचन वाले वाक्य है वो भाववाचक संज्ञा है और बहुवचन वाले जो वाक्य है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो पहला है बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम उसका रूपांतर करते हैं, उसे बदलते हैं। तो बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती, तो बहुवचन हो गया। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में संज्ञा में बदलने से जो एक वचन है वो बहुवचन में बदल जाता है। दूसरा है नदी की चौड़ाई अधिक है, तो भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। यहाँ पर नदी की चौड़ाई वाला वाक्य है वो भाववाचक संज्ञा है और भारत में नदियों की चौड़ाई ये जातिवाचक संज्ञा है। इन दो संज्ञाओं के रूप में हम देखते हैं अलग अलग रूप में, तो ये फर्क एक वचन और बहुवचन का फर्क दिखाई देता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि उपयुक्त वाक्य में पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार से हमने यहाँ पर भाववाचक को जातिवाचक संज्ञा में बदलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक वचन का बहुवचन में रूपांतर। आगे के जो उदाहरण है वो पहला जो है कि विज्ञान ने दूरी को कम किया, तो उसका हम जातिवाचक में रूपांतर करेंगे। तो विज्ञान ने दूरियां कम की है, दूरी का दूरियां होगा। दूसरा है नदी की लंबाई अधिक है, तो उसका हम बहुवचन यानी जातिवाचक में, उसका भाववाचक का जातिवाचक में रूपांतर करेंगे। तो नदी की लंबाइयाँ अधिक है, इस प्रकार से इसका रूपांतर होगा। भाववाचक का जातिवाचक में रूपांतर करने के लिए हमें समझ में ये लेना है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए जातिवाचक संज्ञा विशेषण या क्रिया को उचित प्रत्यय लगाया जाता है, तभी जातिवाचक संज्ञा बनती है। यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा है उसके नाम दिए गए हैं, उसका भाववाचक में हम रूपांतर करेंगे तो प्रत्यय लगेगा, तभी उसका जातिवाचक का भाववाचक में रूपांतर होगा। पहला जो है इंसान, तो इंसानियत, उसके पीछे यत प्रत्यय लगता है। मजदूर तो मजदूरी, तो उसके पीछे जो री प्रत्यय यानी ई प्रत्यय लगता है। बच्चा तो बचपन, तो उसके पीछे भाववाचक में बदलने से भाववाचक के पीछे जो शब्द है उसमें पन वो प्रत्यय लगता है। साधु साधुता, लड़का लड़कपन, नेता नेतृत्व। इस प्रकार जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बदलाव से प्रत्ययों का पता चलता है। चलो आगे हम और कई जानकारियाँ इसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा समाप्त होती है। चलो बच्चों, बाय।